यह कहानी है फतेहगंज नाम के कस्बे में रहने वाले एक लड़के की, जिसका नाम तोमर था। ए गोबर, उठ जा, 1 बज गया है, जाकर नहा ले और खाना खा ले। सोने दो ना माँ, आज स्कूल और ट्यूशन दोनों की छुट्टी है। तोमर को सारे लोग गोबर कहकर बुलाते थे, क्योंकि वह आलसी था और हर वक्त बिस्तर पर गोबर की तरह पड़ा रहता था। वो हफ्ते में सिर्फ एक ही दिन स्कूल जाता था। अरे गोबर, अच्छा हुआ तू आज स्कूल आ गया। अगले महीने हमारी परीक्षाएं होने वाली हैं, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। यार अमित, परीक्षाएं बहुत बुरी लगती हैं, इसीलिए चिंता की बात तो है। चिंता की बात इसलिए नहीं है क्योंकि मैंने सुना है कि पड़ोस के गांव में एक बाबा जी आए हैं जो एक ऐसी तरकीब जानते हैं जिससे कोई भी बच्चा बिना पढ़ाई लिखाई किए परीक्षा में पास हो सकता है। बिना पढ़ाई लिखाई किए परीक्षाओं में पास? हमें उन बाबा जी के पास जरूर चलना चाहिए। मैं तो अपने पिताजी के साथ जा रहा हूँ, इसीलिए तुझे अकेले ही जाना पड़ेगा। गोबर घर जाकर सारी बात अपनी माँ को बताता है। माँ, क्या मैं उन बाबा जी के पास जाऊँ? गोबर की माँ सोचती है कि गोबर हर बार फेल हो जाता है। इस बार हो सकता है कि बाबा जी की कृपा से पास हो जाए। जा बेटा, लेकिन रास्ते में कहीं सो मत जाना। गोबर अगले दिन पड़ोस के गांव में बाबा जी के पास पहुंचा। बाबा जी, मुझे सभी कठिन परिश्रम करने वाले लोग बेवकूफ लगते हैं। मेहनत करने का बिल्कुल मन नहीं होता। आप जल्दी से मुझे वो तरीका बता दीजिए जिससे मैं बिना परिश्रम के परीक्षाओं में पास हो जाऊं और अच्छी नौकरी भी पालूं। बेटा, यहाँ से पूरब दिशा में जंगल में जाओ, वहाँ मेरा आश्रम है। उस आश्रम में एक जादुई कोयल रहती है। जादुई कोयल की आवाज सुनने मात्र से दिमाग इतना तेज हो जाता है कि फिर तुम्हें कोई भी किताब पढ़ने की जरूरत नहीं। तुम सारी परीक्षाएं ऐसे ही दे दोगे। गोबर बहुत खुश होकर पूर्व के जंगल की ओर निकल पड़ता है। गोबर रास्ते पर चलते हुए, मेरी प्यारी कोयल रानी कहाँ हो? मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास। रास्ते पर भूसा पड़ा हुआ था। गोबर जैसे ही उस पर चलता है, वो एक बहुत गहरे गड्ढे में जा गिरता है। अरे अरे, ये कहाँ फंस गया? गोबर बार बार गड्ढे से बाहर निकलने का प्रयास करता और बार बार नीचे गिर पड़ता। आखिरकार 3 घंटे लगातार प्रयास करने के बाद वो बाहर निकल पाया। इस गड्ढे से निकलने में तो बहुत पसीना निकल गया। बड़ी प्यास लगी है। मटके में पानी लेकर आ रही थी। अम्मा, जरा मुझे पानी पिला दो। औरत उसके हाथों में पानी डालती है और गोबर इच्छा भरकर पानी पीता है। आहा, गर्मी में शीतल जल पीकर मजा ही आ गया। अम्मा, यहाँ कोई आश्रम है जहाँ कोई जादुई कोयल बोलती हो? हाँ बेटा, बस यहाँ से कुछ ही दूरी पर है। गोबर रास्ते में आगे जाते हुए, पानी तो मैंने पहले भी पिया है, लेकिन इस पानी में कुछ और ही स्वाद है। गोबर कुछ घंटे लगातार चलने के कारण थक चुका था। उसे बड़ी जोर की भूख लग रही थी। वो कुछ देर एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगा। बड़ी भूख लग रही है। घर पर होता तो इतनी देर में 4-5 बार खा चुका होता। इतनी देर तो मैं कभी भूखा नहीं रहा। गोबर ने देखा कि सामने एक फल और मिठाई वाला चला आ रहा है। गोबर कुछ पैसे देकर उससे फल और मिठाइयाँ खरीदता है और जी भर कर खाता है। खाना तो मैंने पहले भी खाया था, पर आज खाना कुछ ज्यादा ही स्वादिष्ट लगा। भैया सुनो, क्या यहाँ जंगल में कोई आश्रम है जहाँ कोई जादुई कोयल बोलती हो? हाँ, यहाँ से बस कुछ ही दूर है। गोबर रास्ते में चलते हुए, सब लोग कहते हैं कि आश्रम कुछ ही दूरी पर है, लेकिन चलते चलते मुझे पूरा दिन हो गया है। ना कोई आश्रम दिखता है और ना कोई कोयल। हे भगवान, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। सूरज डूब जाता है और जंगल में अंधेरा हो जाता है। भयानक जानवरों की आवाजें आने लगती हैं। आग, मुझे आग जलानी चाहिए।
लेकिन मेरे पास आग जलाने के लिए कुछ है भी तो नहीं। अरे हाँ, याद आया, मैंने टीवी में कई बार देखा है कि लकड़ी पर लकड़ी रगड़कर आग जलाई जा सकती है। गोबर जानवरों के डर से कई घंटे प्रयास करने के बाद आग जला लेता है। घर पर 2 इधर बटन दबाया और उधर रोशनी हुई, लेकिन यहाँ आग जलाना बहुत मुश्किल था। गोबर बहुत थक चुका था। वो आग के पास लेट जाता है। उस रात उसे बहुत गहरी नींद आई। सुबह वो बिल्कुल तरोताजा होकर उठा। सोता तो मैं घर पर हमेशा रहता था, लेकिन ऐसी नींद मुझे कभी नहीं आई। तभी गोबर को अपने सामने आश्रम दिखाई देता है और पूरे जंगल में कोयल की आवाज सुनाई देती है। अब ये कोयल मुझे सुनाई पड़ी। उन बाबा जी ने मुझे अच्छा सबक सिखाया। गोबर देखता है कि सामने से बाबा जी उसके पास ही चले आ रहे हैं। कहो बालक, कैसा रहा तुम्हारा सफर? इस सफर का महत्व मैं समझ गया बाबा जी। परिश्रम करने के बाद जब कोई चीज हासिल होती है तो उसका मजा कुछ और ही होता है। जब मैंने कठिन मेहनत करने के बाद पानी पिया, खाना खाया और आग जलाई, तब मुझे जो आनंद प्राप्त हुआ वो घर पर कभी नहीं हुआ था, क्योंकि वहाँ सब बिना परिश्रम किए ही मिल जाता था। अब मैं परीक्षा भी अपने कठिन परिश्रम के बल पर ही पास करूंगा। तब जो सफलता हासिल होगी उसकी बात कुछ और ही होगी। शाबाश बेटा, आखिर मेरी जादुई कोयल काम कर गई। शगुन अपनी माँ के साथ पूर्वांचल के एक गांव ओकिलापुर में रहता था। माँ, मैं भेड़े चराने जा रहा हूँ। ठीक है बेटा, जा। शगुन घास के मैदानों में भेड़ों को चरने के लिए छोड़ देता है और एक पत्थर पर लेट जाता है। ठंड का मौसम था, धूप खिली हुई थी और बहुत अच्छी हवा चल रही थी। इसीलिए शगुन को नींद आ जाती है। जब वो जागा तो उसने अपनी भेड़ों को गिना। एक भेड़ गायब थी। शगुन भेड़ के पैरों के निशानों का पीछा करते हुए जंगल पहुंच जाता है। उसने देखा भेड़ एक बाबा के पास खड़ी है। बाबा भेड़ को घास खिला रहा था। आओ बेटा, तुम तो बिल्कुल अपने पिता की तरह दिखते हो। मुझे अपने पिता का चेहरा याद नहीं है। तुम उन्हें कैसे जानते हो? क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे पिता कहाँ हैं? वे मर चुके हैं, माँ ने मुझे बताया। हा 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 हा। नहीं, वे अपनी गरीबी मिटाने यहाँ से सुदूर हीरों की बारिश की तलाश में हीरापुर गए हुए हैं। शाम को जब शगुन घर पहुंचता है तो अपने पिता के बारे में अपनी माँ से पूछता है। माँ, तुम कहती हो पिताजी मर चुके हैं, लेकिन आज जंगल में मुझे एक आदमी मिला था। वो तू जंगल क्यों गया? मैंने तुझे मना किया था ना। माँ, वो आदमी कह रहा था कि पिताजी जिंदा हैं और कहीं दूर हीरो की बारिश की तलाश में गए हैं। उस आदमी की बातों में मत आ बेटा। तेरे पिता उस आदमी की बातों में आकर हीरो की बारिश की तलाश में गए और फिर कभी नहीं लौटे। मैं नहीं चाहती कि तेरे पिता की तरह मैं तुझे भी खो दूं। मेरी जिंदगी में कोई मकसद नहीं था, लेकिन अब एक मकसद है। परिणाम कुछ भी हो, लेकिन मैं पिताजी की तलाश में जाऊंगा। अगले दिन शगुन बैग टांगकर हीरापुर की ओर निकल पड़ता है। जंगल पार करके एक खतरनाक नदी पड़ेगी। नदी पार करने के बाद एक और भयानक जंगल पड़ेगा।
और फिर एक जानलेवा रेगिस्तान। इन्हें पार करके तुम हीरापुर पहुंच पाओगे। बहुत सावधान रहना, रास्ते में कई खतरे आएंगे। तुम मेरे साथ क्यों नहीं चलते? बेटा, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, हीरो का क्या करूँगा? शगुन जब पहला जंगल पार करके नदी पर पहुंचता है तो उसे एक लड़की मिलती है। क्या तुम भी हीरापुर जा रही हो? हाँ, मेरे पिता बीमार हैं। उनका इलाज कराने के लिए बहुत पैसों की जरूरत है। हीरो की बारिश ही मेरी एकमात्र उम्मीद है। दोनों नदी में कूद जाते हैं और तैरकर नदी पार करने लगते हैं। एक मगरमच्छ उनके ऊपर हमला कर देता है। मगरमच्छ लड़की को लगभग कमर तक लील लेता है। शगुन अपने बैग से एक चाकू निकालता है और नदी में घुसकर मगरमच्छ का पेट चीर देता है। तभी लड़की मगरमच्छ के मुंह से बाहर निकल पाती है। दोनों नदी पार कर लेते हैं। मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम करिश्मा है। अब हमें जंगल की बाधा पार करनी है। जंगल में जगह जगह तीरों के निशान लगे हुए थे जो बता रहे थे कि किस दिशा में जाना है। हमें इन तीरों के हिसाब से चलना चाहिए या नहीं? हमें रास्ता तो पता नहीं है, इसीलिए तीरों के हिसाब से ही चलते हैं। करिश्मा और शगुन जंगल में आगे बढ़ते हैं। वे दोनों एक अंधेरी गुफा में पहुंच जाते हैं। करिश्मा अपने बैग से माचिस निकालती है और मशाल जला लेती है। गुफा में एक अजगर उनके ऊपर हमला कर देता है। अजगर ने शगुन के पूरे शरीर को लपेट लिया। तभी करिश्मा अपने बैग से चाकू निकालती है और अजगर की गर्दन काट देती है। अजगर मर जाता है। जान बचाने के लिए शुक्रिया। वे दोनों गुफा में आगे बढ़ते हैं। गुफा आगे जाकर एक रेगिस्तान में खुलती है। लगता है हमने जंगल पार कर लिया। शगुन और करिश्मा 20 दिनों तक रेगिस्तान में चलते रहे। वे अपने साथ जो पानी लाए थे वो लगभग खत्म हो चुका था। दोनों बेहोश होकर रेत पर गिर पड़े। उन्होंने देखा कि एक लंगड़ा आदमी उनके सामने खड़ा है। लंगड़ा आदमी बैसाखियों के सहारे उनके पास चलकर आया और उन्हें पानी पीने को दिया। तब दोनों को कुछ होश आया। लगता है तुम दोनों भी हीरो की तलाश में आए हो। लंगड़ा आदमी दोनों को एक छोटे से गांव में ले जाता है जहां केवल 4-5 झोपड़ियां ही थीं। इस गांव में जितने भी लोग तुम्हें दिख रहे हैं, सब हीरो की बारिश का ही इंतजार कर रहे हैं। तुम लोग ठीक समय पर पहुंचे हो। हम लोग तो कई वर्ष पहले पहुंच गए थे। कल जब सप्तऋषि नक्षत्र सूर्य की कक्षा में पहुंचेगा, तब यहाँ हीरो की बारिश होगी। मैं हीरो के लिए नहीं, अपने पिता की तलाश में आया हूँ। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम शगुन है। शगुन, मेरे बेटे। दोनों गले मिलते हैं। 12 साल पहले मैं तुम्हें और तुम्हारी माँ को छोड़कर यहाँ आया था। रेगिस्तान के एक सांप ने मेरे पैर पे काट लिया था, इसलिए मुझे अपना पैर काटना पड़ा। खैर, अब सब कुछ ठीक है। अगले दिन गांव में हीरो की बारिश हुई। सभी लोग ढेर सारे हीरे जमा कर लेते हैं।
और अपने गांव लौट आते हैं। शगुन की माँ अपने पति से मिलकर बहुत खुश हुई। करिश्मा अपने पिताजी का इलाज करा लेती है। शगुन और करिश्मा शादी कर लेते हैं और खुशहाल जीवन बिताने लगते हैं।